तमाम तर मुश्किलात दुश्वारियाँ, हफ्ता रह गया तकरीबन रमज़ानुल मुबारक शुरू होने में, तकरीबन एक हफ़्ता रह गया। और उसमें अब ये जो पिछले 24 घंटों के दौरान कल जो है, कल और परसों जो वाक़या पेश आया गज़ा में, जिसमें वहाँ पे जो खाना उठाने के लिए बच्चे जा रहे थे और ख़वातीन और उन पे जो फायरिंग हुई और ड्रोन अटैक्स हुए और सब कुछ, उसके बाद अब शदीद दबाव नेतन्याहू गवर्नमेंट पे पहले भी है और अब भी बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन ये है कि उसमें जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है वो ये है कि जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, अगर मैं सही उनको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उनकी प्रेसिडेंट बाइडन से मुलाकात हुई है। और उसके बाद जो वाइट हाउस का एलामिया जारी हुआ है वो, उसमें प्रेसिडेंट बाइडन, जो फोर्थ स्लाइड अगर हम दिखा सकें, तो जो प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ जो रिमार्क्स हैं, अब उन रिमार्क्स में दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फोर्थ लाइन में, सीज़ फायर, इमीडिएट सीज़ फायर। ये प्रेसिडेंट बाइडन ने फिर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स एंड अलाउ द सर्ज ऑफ एड थ्रू एंटायर गाजा। यानी पहले अमीर कतर के साथ, और अब ये ह्यूमनिटेरियन पॉज की बात नहीं हो रही, अब ये बात हो रही है इमीडिएट सीज़ फायर। और ये कौन कह रहे हैं? ये प्रेसिडेंट बाइडन कह रहे हैं इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, मैं गज़ा पे वापस आता हूँ, ये भी एक बड़ी इनकी भी बड़ी एक यानी आप समझें कि एक शख्सियत बड़ी अहम है इस वक्त। वो ये है कि ब्रदर्स ऑफ इटली, या वो ये उस पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, और ये राइट विंग जमात इटली में जीती है 2022 में इलेक्शन। और ये जो हैं, ये राइट विंगर्स जो हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो, अच्छा, ये ट्रंप को पसंद करती हैं। तो पिछले साल वो जो कन्वेंशन हुआ था ना कंजर्वेटिव्स का, जिसमें इस दफ़ा अर्जेंटीना के सदर गए हैं, तो पिछले साल ये थी, उसमें 2022 में तो इलेक्ट हुई हैं, 23 में ग़ालिबन उसमें थी। ये ट्रंप की ज़्यादा जो है उनको ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन ये यूक्रेन की जंग में जो है, ये चूँकि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम काफ़ी लगता रहा कि भाई आप राइट विंग हैं और ये तो बिल्कुल दाएं बाजू की हैं, और ये फिर इन्होंने एक बहुत सख्त स्टांस लिया हुआ है यूक्रेन की फेवर में, रशिया के अगेंस्ट, और ये अमेरिका में उनके साथ बैठे। प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि आप हमारा साथ दें, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी तारीफ़ें वारीफ़ें, हालांकि शुरू में बड़ी तनकीद करते थे वो। अच्छा, तनकीद इसलिए करते थे, यूरोप के अंदर ये राइट विंग की जमात, इटली से जब अगर कोई राइट विंग की जमात जीते, यानी कोई दाएं बाजू की जमात इटली से जीते, और तो फौरी तौर पे एक ही नाम जहन में आता है, और वो नाम है मेसोलिनी का। और मेसोलिनी जो हैं, कई लोग इनकी पूरी पार्टी को मेसोलिनी की जो पार्टी है उसके साथ जोड़ते हैं कि ये जो ब्रदर्स ऑफ इटली है, ये वो मेसोलिनी की जो सोच थी। मेसोलिनी जो है वो यानी यकीनन लोगों ने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा शख्स है जिसने मुसोलिनी का नाम नहीं सुना, लेकिन मुसोलिनी जो हैं वो सोशलिस्ट थे पहले, यानी पिछली सदी का जब आगाज़ हुआ तो वो सोशलिस्ट थे, और सोशलिस्ट वो, लेकिन सोशलिस्ट जो इटालियन सोशलिस्ट थे वो डिवाइड हो गए थे इस बात पे कि क्या हमें जंग में ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, पहली जंग अजीम, क्या हमें ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं। तो मुसोलिनी जो है वो, उनका ये ख्याल था कि हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सोशलिस्ट दो हिस्सा, सोशलिस्ट बड़े पॉपुलर थे ना, सोशलिज्म ये जब शुरू हुई है पहली जंग अजीम, तो दुनिया भर में सोशलिस्ट मूवमेंट बड़ी पावर पकड़ गई थी, इटली में पकड़ गई थी। तो इटली के सोशलिस्ट दो हिस्सों में तकसीम हो गए, ये सोशलिस्ट पार्टी में थे, तो ये अलग हो गए सोशलिस्ट पार्टी से। इनका ये मौक़िफ़ था कि हमें जंग में नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर सोशलिस्ट कहते थे हमें जंग में जाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मुसोलिनी को एहसास हुआ कि नहीं, हमें जंग में चले जाना चाहिए, तो ये जंग के फेवर में चले गए, और फेवर में गए, और उसके बाद ये जो हैं वहाँ के जो फिर इनके साथ बहुत बड़े जो यानी लफ्ज़ फैशिज़म है, उसकी बुनियादी हमें इटली से नज़र आती है। मुसोलिनी साहब की जमात का नाम ही वो फैशिस्ट पार्टी ही थी। तो वो फैशिज़म जो है, वो फैशिस्ट पार्टी, इनके साथ फैशिस्ट आने शुरू हो गए, और उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा मार्च किया
पहली जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद रोम की तरफ जो है एक बहुत बड़ा मार्च इन्होंने किया। उस ज़माने के अगर हम ये अखबार देखें तो हमें बड़े इंटरेस्टिंग नज़र आते हैं कि मुसोलिनी फैशिस्ट लीडर बिगिंस हिज एक्टिव वर्क टुडे। नहीं, पहले तो वो मार्च है ना, कि एक मार्च की भी खबर हमने आज पुराने अखबारों में से निकाली हुई है, वो अगर हम यहाँ दिखा सकें कहीं, तो वो पेपर्स पढ़े हैं ना पुराने, तो बड़ा उसमें बड़ी दिलचस्पी नज़र आती है। अच्छा, तो इटालियन किंग जो है वो बहरहाल फ्ली कर गए इनका मार्च देके। सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो डिफाई कर गई। उसने ब्लैक शर्ट्स, उससे स्याह लिबास में थे, तो स्याह लिबास पहन के 30,000 बंदों ने धावा बोल दिया, ठीक है। और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे मैथ्यू ती, वो जो हैं वो वहाँ पर वो उनको बादशाह ने डर के, जो बादशाह उनके जो किंग थे उस वक्त विक्टर एमेनुअल सोइम, उन्होंने जनाब मिलिट्री से कहा कि ये फैशिस्ट मार्च को रोका जाए। फैशिस्ट मार्च आगे बढ़ता गया और फिर उसके बाद जो है ये अगर हम देखें दूसरा न्यूज़पेपर आता है कि मुसोलिनी फैशिस्टी लीडर बिगिंस हिज एक्टिव वर्क टुडे एज इटालियन प्राइम मिनिस्टर। तो इनको नॉमिनेट कर दिया, वहाँ के जो बादशाह थे उन्होंने मुसोलिनी को वज़ीर आज़म बना दिया विक्टर एमेनुअल ने, और उनसे हलफ ले लिया। और उसके बाद जो है मुसोलिनी जो है वो उन्होंने बताया कि क्राइसिस कैसे ख़त्म हो सकता है वगैरह वगैरह। अच्छा, मुसोलिनी जो है इनके दूसरी जंग अज़ीम आई। अच्छा, अब ये कॉमप्रस मूवमेंट्स, एक डिक्टेटर, प्रॉपर डिक्टेटर, पता नहीं हज़ारों लोग मारे गए इनके हाथों से। इनके करीब तरीन दोस्त का नाम था हिटलर, तो ये दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर के साथ थे और हिटलर के ही साथ थे मुसोलिनी। और जब इनको माजूल कर दिया गया 43 में, इनको हटा दिया गया प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो ये छोटा सा हिस्सा था इटली का, कहीं वहाँ पर ये इनकी हुकूमत रह गई सिर्फ। वहाँ पर ये अपनी बेगम साहिबा के साथ वहाँ पे छुपे हुए थे। इनको फिर उसके बाद वहाँ पे एक काफ़िले में जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ, इनको आवाम ने घेर लिया चारों तरफ से। डिक्टेटर्स की तारीख़ जब भी दुनिया में लिखी जाएगी तो उसमें मुसोलिनी का अंजाम जो है, हिटलर से पहले मुसोलिनी का अंजाम सामने आएगा। तो मुसोलिनी को लोगों ने वहाँ पे घेर लिया। और फिर उसके बाद अगर हम ये उन दिनों के अखबारात अगर देखें तो मुसोलिनी एग्जीक्यूटेड बाय इटालियन पार्टीजन्स, ठीक है। और मुसोलिनी की एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट किया, एक्चुअली एग्जीक्यूट इस तरह से किया कि मुसोलिनी एग्जीक्यूटेड एंड ट्रैम्पल्ड बाय इटालियंस, लेकिन एग्जीक्यूट ऐसे किया कि गोलियां मार दी इनको और इनकी बेगम को खड़े होकर फायरिंग स्क्वाड के सामने इनके साथियों के साथ। लेकिन फिर उसके बाद, क्लिपिंग्स यहाँ दिखाना नहीं चाह रहा, फिर उसके बाद ये हुआ कि एक वैन में इनकी लाशों को लेकर आए वो मिलान तक, और मिलान का जो वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बाहर ये सब की लाशें उन्होंने मस्क करके, पहले तो तशद्दुद लाशों का बहुत, उसके ऊपर लोग आते थे, थूकते थे, ठोकरें मारते थे लाशों को, और फिर लाशें उल्टी करके मुसोलिनी की, जो उनके प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर थे कुछ अर्से 2 साल पहले तक, उनकी लाशें उल्टी करके इन्होंने जो है वो तमाम साथियों के साथ वहाँ पे लगा दी, और वो उल्टी टंगी रहीं मस्क लाशें। और ये अंजाम हुआ मुसोलिनी का। और जब हिटलर को इतला मिली तो वो एक और कहानी है कि फिर हिटलर पे क्या, हिटलर उस वक्त वहाँ पे जाहिर है कि वो ज़िंदा था और वो लड़ रहा था, तो उसको इतला मिली कि तुम्हारे दोस्त के साथ ये हुआ है। तो बहुत ही भयानक और इबरतनाक मौत हुई मुसोलिनी की। तो अब वो जो कौम परस्ती थी ना इटालियन, और जो फैशिज़म था, और जो उस वक्त मुसोलिनी, उसके साथ लोग उसकी बाकियात के साथ लिंक करते हैं और ये तरदीद करती हैं कि नहीं मेरा कोई ताल्लुक़, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उनके साथ। लेकिन मगरबी मीडिया को उठा के देखें तो थोड़े थोड़े दिनों के बाद, जैसे अटलांटिक है, जब ये जीती थी तो 7th स्लाइड हम अटलांटिक मैगजीन की दिखा देते हैं, रिटर्न ऑफ फैशिज्म इन इटली 7th स्लाइड। तो ये जो है ये इनको लोग जोड़ देते हैं कि जी ये जो है ये उन्हीं से लिंक है, इनकी जमात जो है नज़रियाती तौर पे ये मुसोलिनी के। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है कि ये जो है ये इनके अपने इंडिपेंडेंट आइडियाज़ हैं, लेकिन लोग इनको जोड़ते हैं। एनीवे, इनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट बाइडेन से। प्रेसिडेंट बाइडेन ने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि ये 6 हफ्ते की होने जा रही है, दोबारा जंगबंदी की बात की, इमीडिएट सीज़ फायर। दूसरा जो है उन्होंने कहा कि हम एयर ड्रॉपिंग करेंगे, यानी हम फ़ज़ा से गज़ा में इमदाद फेंकेंगे, खुराक, अद्वियात फौरी तौर पे
बरतानिया पहले से शुरू कर चुका है, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोप के कई मुल्क वो पहले कर चुके हैं। अमेरिका ये कर रहा है पहली दफ़ा। तो अमेरिका ने कहा प्रेसिडेंट बाइडन, लेकिन वो जब वो बात कर रहे थे मीडिया से, अब प्रेसिडेंट बाइडन के साथ एक मसला बड़ा अजीब सा है। वो बात जब कर रहे थे मीडिया से तो 2 दफ़ा उन्होंने गज़ा की जगह यूक्रेन कह दिया कि हम यूक्रेन के अंदर फ़ज़ाई खुराक और गज़ा फेंकेंगे। उधर मॉस्को में घंटियां बजनी शुरू हो गई कि 1 मिनट ठहर जाएं, ये ग़ज़ाई इमदाद फेंकने के लिए यहाँ पे यूक्रेन में कहाँ से आ रहे हैं। ये तो 2 दफ़ा इनकी ज़बान से निकला कि मैं यूक्रेन में जो है वो अद्वियात और वो फेंकने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर वो तसी वसी की लोगों ने बाद में तो ये बात करके चले गए यूक्रेन। बाद में फिर वो वजाहत आई कि नहीं, वो असल में प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो गज़ा कहना चाह रहे थे। मैं कहा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ये कि एयर ड्रॉपिंग, ये एक अभी एक आज शुरू करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। एयर ड्रॉपिंग जो है वो अमेरिका कम करता है। ये क्रिसमस जब आता है हर साल तो ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, दूर दराज जज़ायर, वहाँ पर वो ये ऑपरेशन क्रिसमस डे के हवाले से वो उनके जहाज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तोहफ़े या मदद वगैरह वहाँ पे करते हैं। या फिर ये कि इराक़ में जब मेरे ख्याल से 2014 में उन्होंने यहाँ पे एयर ड्रॉपिंग की थी, खुराक वगैरह ऊपर से फेंकी थी। अदरवाइज़ ये पहला मौका होगा बहुत सालों के बाद कि अमेरिका ये इस तरह से करेगा। ये हालिया तारीख़ में बहुत कम हुआ है कि अमेरिका ने एयर ड्रॉपिंग करी हो, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जो कुछ गज़ा में हुआ है, और गज़ा में जो कुछ हुआ है उसकी तफसील ये देखें। सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है वो ये है कि वहाँ पे बच्चों के साथ क्या हुआ, और जो कुछ बच्चों के साथ हुआ है वहाँ पे, उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई तारीख़ कभी माफ़ करेगी कि जो कुछ बच्चों के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है सिलसिला। और बच्चों के साथ ये हुआ है सिलसिला, अभी तो फिगर्स आ रही हैं, लेकिन आज वहाँ पे एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट ये बताती है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अच्छा, उनमें से जो है वो जब से 7 अक्टूबर स्टार्ट हुई, अगर हम वो दिखा सकें स्लाइड्स पे, तो 7 अक्टूबर जब से स्टार्ट हुआ है वो दिन, तो तब से लेके अब तक तकरीबन कोई 12,500 के करीब बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं। 12,500 बच्चे। गज़ा की जो आबादी है 22 लाख की, जो जंग से पहले आबादी थी, उसमें उस आबादी में आधे से ज़्यादा बच्चे थे। तो बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में 90% बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं, और 100 बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं, तकरीबन 100 बच्चे, यानी हर 100, ये फिगर्स बड़ी भयानक हैं। वो या तो उनके बाप फादर्स की डेथ हो गई है, या ये है कि वो ख़ुद उनकी डेथ हो गई है बच्चों की। बहुत बड़ी तादाद में बच्चों की 1 या 2 टांगें चली गई हैं, आंखें चली गई हैं बच्चों की। 12,500 बच्चे शहीद हो गए हैं, और बाकी बच्चे तमाम ज़िंदगी के लिए जो है वो ज़हनी तौर पे वो इस काबिल नहीं रहे कि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। और ये जो एक तस्वीर है जो अभी बिल्डिंग्स की हम दिखा रहे थे, ये उनके स्कूल्स हैं जो तबाह हुए हैं। इसमें ये बिल्डिंग जो है ये स्कूल नहीं है, बल्कि हर बिल्डिंग के अंदर जो है वो 10, ये जो एक सिंबल है इमारत का, इसमें 10 बिल्डिंग्स हैं। तो 10 बिल्डिंग्स में से वो जो दूसरी तस्वीर थी उसमें जो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जिस पे झंडा लगा हुआ है, तो हर बिल्डिंग 10-10 स्कूल्स को ज़ाहिर कर रही है। तो ये बिल्डिंग्स भी सारी ख़त्म हो गई, और नीचे जो है वो ये डैमेज हो गई। ये यानी 313 का नाम है, तो हर एक में 10-10 है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर तकरीबन सारे ही बिल्डिंग्स भी गिर गई, स्कूल भी ख़त्म हो गए, बच्चे माजूर हो गए। जो बच्चे 12,500 बच्चों की डेथ हो गई है, और बाकी जो बच्चे हैं वो बच्चे उनमें से जो बचे हुए बच्चे हैं उनके वालिदैन शहीद हो गए हैं, और फैमिलीज़ बहुत कम बची हैं। और ज़ख्मी जो बच्चे हैं बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनकी टांगें, और कई बच्चे ऐसे हैं जो मलबे तले दबे हुए थे, तो उनको जब निकाला गया तो निकालने का उनको मतलब ये बड़ी यानी उनको निकालने का यही तरीका था कि बच्चे की टांग काट दी जाए, क्योंकि किसी बच्चे की टांग या किसी बच्चे का बाजू मलबे के नीचे था, तो टांग या बाजू काट के फिर बच्चे को निकाला गया, तो इस तरह बच्चे की जान बची। और फिर वो इन्फेक्शन और सेप्सिस और ये सारे मामला।
तो ये वहाँ पे जब से ये हुआ है 2 दिन से, तो एक अमेरिका पे शदीद प्रेशर आ गया और इसराइल पे प्रेशर आ गया, और ज़्यादातर जो वहाँ से बच्चों ये जो लाशें वहाँ पे जो मिल रही हैं उन पे गोलियों के निशान भी हैं, यानी बुलेट्स भी लगी हैं, ड्रोन अटैक्स भी हुए हैं, और अब वहाँ पे मुकम्मल तौर पे एक सन्नाटा खामोशी है। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे इंसानी जानें चली गई।